नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 21 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा म्यूकोरमाइकोसिस निम्न में से क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कोविड-19 से संबंधित एक फंगल इन्फेक्शन है। देखिए, फंगल इन्फेक्शन है जो जिन मरीजों को कोविड-19 हो रहा है, तो जो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल है उसके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई कि जिन लोगों को कोविड-19 हो रहा है और उसके दौरान उनकी आंखों में जलन भी पड़ रही, तो ये कोविड-19 से ही संबंधित एक फंगल इन्फेक्शन है। और ये ज्यादातर किन मरीजों में देखा जा रहा है? जो डायबिटीज के शिकार है, ओके, तो उनमें ये रोग देखा जा रहा है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कोविड-19 से संबंधित क्या है, म्यूकोरमाइसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। इससे आंखें ज्यादा इफेक्टेड हो रही हैं और जब ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है तो आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा हो जाता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समाचारों में चर्चा में रहा दो ग्रहों का ग्रेट कंजंक्शन 800 सालों बाद 21 दिसंबर 2020 को अंतरिक्ष में होगा। यह दो ग्रह कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बृहस्पति और शनि। देखिए, यहाँ पर जो ग्रेट कंजंक्शन है इसका मतलब ये है कि जो शनि, सर्टेन और जुपिटर है, ये दोनों अपने अपने एरिया में ही क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्या आते जा रहे हैं इस परिक्रमा में, एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, समानांतर आते जा रहे हैं एक के पीछे। मतलब यहाँ देखिए आप, सर्टेन है फिर जुपिटर है, यहाँ दूरी इनके बीच में थोड़ी ज्यादा है। फिर 26 अक्टूबर को दूरी कम हुई और 23 नवंबर को ये दूरी और कम हो गई और सबसे कम दूरी इनके बीच रहेगी 21 दिसंबर 2020 को, यानी आज। ओके, तो इसलिए इन दोनों ग्रहों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जब ये हमें दिख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, जो पृथ्वी से हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या बोला गया है? ग्रेट कंजंक्शन। और ये कितने सालों के बाद हुआ है? लगभग 800 सालों के बाद। किन दो ग्रहों के बीच? बृहस्पति और शनि के बीच में। तो ये आप याद रखेंगे, ये नासा द्वारा जारी किया गया इमेज है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा लेदर पार्क विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में केंद्र सरकार की सहायता से लगभग 5,850 करोड़ रुपए का एक मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा, जहां पर बड़े स्तर पर लेदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा लेदर पार्क होगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहां हो रहा है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में विश्व का तीसरा हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी संपन्न देश निम्न में से कौन बन गया? तो राइट आंसर होगा हमारा प्यारा देश भारत। देखिए, हाइपरसोनिक विंड टनल का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक विंड टनल जो होती है, इसके अंतर्गत जो हाइपरसोनिक की स्पीड वाले जो मटेरियल रहेंगे, मिसाइल्स रहेगी, वेपन्स रहेंगे, उनका टेस्ट किया जा सकेगा। मैंने बोला आपसे तीसरा देश कौन बना है? भारत। तो पहले दो देश कौन से जो इस प्रकार के, देखिए, हाइपरसोनिक टनल सभी देशों के पास है। ओके, मतलब मोस्टली देशों के पास है जो स्पेस में अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रांस, कनाडा। लेकिन जो हाई स्पीड की और लंबाई, जिसकी लंबाई क्या है? अधिक है, ठीक है। तो वो यहाँ पर लंबाई का मतलब है यहाँ पर ध्वनि की गति जो होती है उससे, मतलब मार्क 5 से लेके मार्क 12 के बीच में जो है, ठीक है। तो ये जो स्पीड्स का टेस्ट है मार्क 5 से मार्क 12 के बीच, ये है रूस और अमेरिका के पास। और अब तीसरा देश बन गया है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। तो ये तीसरा देश याद रखिएगा और पहले दो देश भी याद रखिएगा। देखिए, सरकार की तरफ से इसका सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही रिलीज किया गया है। इसका जो मेन रहेगा वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। ओके, तो क्यों यूज होगा इसका टनल का? तो इस टनल का यूज होगा मटेरियल, मिसाइल्स, वेपन टेस्ट के लिए इस टनल का उपयोग किया जाएगा, जिनकी स्पीड कितनी होगी? मार्क 5 से लेके मार्क 12 तक होगी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। भारत बन गया विश्व का तीसरा हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी संपन्न देश। और ये आपको याद रखना पूर्णतः स्वदेशी है, ठीक है। हमने किसी देश की कोई सहायता नहीं ली है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने विकसित किया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर है। तो ये यहाँ कहाँ पर हुआ है? इसको जो टनल स्थापित की जा रही है कहाँ हो रही है? हैदराबाद में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, कहाँ हो रही है? हैदराबाद में। ओके,
बिल्कुल याद रखिए, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि तीसरा हाइपरसोनिक विंड टनल किस देश की सहायता से किया गया है, तो किसी देश की सहायता नहीं है, पूर्णतः स्वदेशी है। किसने विकसित किया है, तो इसरो ने विकसित किया है। और कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुए कोलोग्ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो राइट आंसर होगा ये हमारा, हमने जीते हैं टोटल 9 पदक। ये कोलोग्ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा 17 से 19 दिसंबर के मध्य, कहाँ पर, जर्मनी में ये संपन्न हुए। हमने 9 मेडल जीते हैं, 9 में से 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कौन है हमारे केंद्रीय खेल मंत्री, किरण रिजिजू है। हमने कल भी पढ़ा था कि योगा आसन को क्या करा है, कंपैरेटिव गेम्स में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो अंतरराष्ट्रीय माइनॉरिटी इंटरनेशनल माइनॉरिटी डेज कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। माइनॉरिटीज के जो अधिकार होते हैं उनके लिए इसे कब से मनाना प्रारंभ किया गया, 2013 से इसे मनाना प्रारंभ किया गया। विभिन्न देशों में विभिन्न स्तर पर जो माइनॉरिटीज होती है उनके अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिसंबर के सभी दिवस। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस, 1 दिसंबर नागालैंड की स्थापना दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे, 7 दिसंबर इंडियन फोर्स फ्लैग डे या से भारतीय झंडा दिवस भी कहते हैं, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे और माउंटेन डे, 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ओके, और 13 दिसंबर को हमने एक और डे मनाया था, यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो 13 दिसंबर का आप याद रखेंगे इंटरनेशनल डिसएबिलिटीज डे। ठीक है, पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 1961 में गोवा को किससे, पुर्तगाल से आजादी दिलाई थी। और गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है और गोवा की स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। तो ये तीनों डे गोवा से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जेवर एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो राइट आंसर होगा इसका नोएडा एयरपोर्ट। ठीक है, नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रख दिया गया है। और जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किया गया है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो नोएडा एक क्या है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप नहीं होता, एक जमीन है खाली और वहां पर क्या किया गया, डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रारंभ किया गया, मतलब वहां पर एयरपोर्ट बनाना प्रारंभ हुआ। तो इसे क्या बोला गया है, नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसका नाम है ये, जेवर एयरपोर्ट का। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, जो जेवर एयरपोर्ट है ये कितने सालों में बनकर तैयार होगा, 4 सालों में बनकर तैयार होगा। किसे दिया गया है इसके निर्माण का जो ठेका है, वो दिया गया है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो ये ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट है और ये बनाएगा 4 सालों में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता प्रति वर्ष होगी 1.20 लाख, मतलब 1,20,00,000 पैसेंजर इसकी क्षमता होगी 1 वर्ष की। ओके, और जो नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका जो लोगो है, वो लोगो क्या है, तो ये है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, कौन, सारस। ठीक है, सारस या कैरन, तो इसी को इसका क्या बनाया गया है, लोगो बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है। क्लियर है सभी चीजें। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में निम्न में से कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी। देखिए जो नितिन गडकरी जी, इनके पास दो मंत्रालय हैं। कौन कौन सा? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं ये, और MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। और MSME के मंत्री के तौर पर ही हमने कल ही देखा था इन्होंने कौन सा पैंट लॉन्च किया है, वैदिक पैंट लॉन्च किया है। अब यहाँ पर केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, तो इन्होंने कहां पर? कर्नाटक राज्य में कितनी 33 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कौन है कर्नाटक के सीएम? तो कर्नाटक के सीएम है VS येदियुरप्पा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री मोदी 22 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करने वाले हैं? तो राइट आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी इस यूनिवर्सिटी में वर्चुअली, कब कैसे करेंगे? वर्चुअली करेंगे, ऑनलाइन समारोह के माध्यम से इसे संबोधित करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि AM यूनिवर्सिटी जो है, MU यूनिवर्सिटी के AMU यूनिवर्सिटी जो है, इसमें 1964 में लास्ट प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने संबोधित किया था, तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ संबोधन किया था। और देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये सबसे पहले इसका जो पुराना नाम था 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान की थी। तब इसका नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ओके, फिर इसका नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी 1920 में और 2020 में इसके हो गए कंप्लीट 100 वर्ष। तो इसी को मना रहा है AM यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका कौन करेंगे संबोधित? प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और मोस्ट पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि वो कोई सिक्का भी यहाँ पर जारी करें। ठीक है, और डाक टिकट। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा गौरव आलूवालिया को। गौरव आलूवालिया क्या बन गए हैं? अल्जीरिया में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। और सुरेश कुमार ये पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत बने। कहां पर? पाकिस्तान में। तो ये आप याद रखेंगे। वर्षा जोशी नेशनल जो डेयरी फेडरेशन है उसकी महिला अध्यक्ष बनी है। और विद्युत मोहन इन्हें UNEP के द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया विश्व के 7 लोगों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर राजाचारी। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी हैं। कौन? राजाचारी। और इन्हें नासा ने कमांडर के रूप में चुना है। ये अमेरिकी वायुसेना में क्या है? कर्नल के पद पर है। और नासा तथा यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है, इनका जो संयुक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर किस मिशन में? स्पेस एक्स Q3 मिशन के कमांडर के रूप में इन्हें चुना गया है। ये जो टीम है ये पूरी जाएगी इस मिशन में। और इसके कमांडर कौन बनाए गए? राजाचारी बनाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई नासा की? 1958 में हुई। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC अमेरिका में। और इस वॉशिंगटन DC अमेरिका में जो नासा का हेडक्वार्टर है उसका नया नाम क्या किया जाएगा? तो मेरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके? तो ये हैं जेम्स ब्रिजस्टीन। ओके, सेंटिनल-6 उपग्रह इसने लॉन्च किया था किसके लिए? ग्लोबल सी लेवल की निगरानी के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। और नोकिया को इन्होंने हायर किया है किसके लिए? 4G नेटवर्क डेवलप करना है। कहाँ? चांद पर। तो इसके लिए चंद्रमा पर 4G नेटवर्क डेवलप करने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है नासा ने। और जो नासा का मंगल मिशन 2020 है उसमें रोवर का नाम क्या रखा गया था? परसेवरॉन रखा गया था। तो परसेवरॉन ये एक स्टूडेंट ने नाम रखा था, उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर माथर। तो ये इतने पॉइंट हैं, आप याद रखिएगा। गीतांजलि राव इन्हें टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। प्रियंका राधाकृष्णन ये न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली पहली भारतीय हैं। ओके, अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। मैं इससे और अच्छे अच्छे जो टॉपिक है, करंट अफेयर्स तो आपको डेली कंप्लीट करना ही है, इसके साथ ही स्टैटिक्स, जीके और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है, प्लस आपके आरआरबी, एनटीपीसी के जो एग्जाम आ रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 आ रहा है, एमपी जो एमपी है, एमपी की डेडिकेटेड हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। मतलब आपके लिए मैं बहुत कुछ लाने वाली हूँ, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप अपना सपोर्ट कंटिन्यू बनाए रखिए। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। हाल ही में यूएनईपी ने विद्युत मोहन को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। यह अवार्ड कुल 7 लोगों को दिया गया है। भारतीयों में कौन है? विद्युत मोहन शामिल है। हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, ये क्या कर रही है? राम मंदिर का निर्माण भी कर रही है ये कंपनी, इसलिए याद रखिएगा कि नए एमडी सीईओ 21 अप्रैल 2021 से कौन बनेंगे? अमित चड्ढा बनेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी की? 1938 में। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एएम नायक है। ओके, और ये जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है उसमें भी ये पार्टनर कंपनी है जो निर्माण करेगी। राधा कृष्णन नायर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच बने हैं। आरबीआई ने रिजर्वेशन इनोवेशन हब का नया पहला अध्यक्ष कौन बनाया? के गोपाल कृष्णन को बनाया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति संगीता रेड्डी बनी है। पेटा इंडिया ने मोस्ट वेगन का मतलब मैंने आपको बताया था, जानवरों से बने किसी भी उत्पाद का जो सेवन नहीं करता है उसे वेगन बोलते हैं, मतलब दूध, घी इनका भी उपयोग नहीं करने वाले। तो 2 सेलिब्रिटीज को चुना है 2020 के लिए। तो पुरुषों में सोनू सूद है और महिलाओं में कौन है? श्रद्धा कपूर है। तो याद रखिएगा ये। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया। और अब भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजिबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। वर्ष 2021 को यूनेस्को ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के मध्य कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉरपैट 35वें संस्करण का आयोजन किया। कब किया था? 17 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। जो 20 दिसंबर का वीडियो था आपसे उसमें पूछा गया था हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीता है। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2020 से निम्न में से किस कॉलेज को सम्मानित किया है? ये रहे आपके ऑप्शन। आप सभी लोग आंसर कीजिए, जिससे जैसा बनता है कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने इंगेज हो पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।